हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विलियन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे जो कि आरबीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी कि वो कोई न कोई जैसे 2017-16 तो इस प्रकार से आ रखे हैं। उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, यानी कि आप समझ ही सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि सवाल वगैरह छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के, ठीक है, वो मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। बाकी क्वेश्चन आंसर है लैंग्वेज वाले और छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जल की मौलरता ज्ञात करें यदि इसका घनत्व 1.00 ग्राम मीटर प्रति लीटर है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर दे रखा है एक तो घनत्व और पूछ रहा है जल की मौलरता। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा मान नहीं दे रखा है, केवल घनत्व दे रखा है। तो जल का अणुसूत्र क्या होता है? जल का अणुसूत्र होता है H2O। ठीक है, ये मैं अलग से कर रहा हूँ, समझना, H2O। अब जल का हम अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे? तो जो हाइड्रोजन होता है उसके द्रव्यमान की संख्या, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2। तो 2 प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 16। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी कि H2O का हम लोग अणुभार की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पता लगाना होगी कि घनत्व हमारे पास में कितना है? 1.00 ग्राम मीटर पर लीटर है। यानी कि आपको समझना ये है कि हमारे पास में जो भी विलियन है वो कितना है? 1 लीटर। तो आपको यहाँ पर मान के रखना है कि दोस्तों 1 लीटर हमारे पास में जल है, तो 1 लीटर मतलब इसको अगर ग्राम में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो विलियन का आयतन कितना होगा? 1 लीटर हम के मान के चला, 1 लीटर आयतन, तो आयतन हो जाएगा 1 लीटर मान के चलना है। और उसके अंदर जल की जो मात्रा होगी उसको हमको ग्राम में देखना है, तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर में अगर ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम हो जाएगा। बाकी अणुभार आपको पता है 18 ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास में मौलरता का ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा जल की मात्रा बटे अणुभार। समझना ध्यान से बात को, जल की मात्रा बटे अणुभार, बटे में है विलियन का आयतन लीटर में। तो देखो ये मान ऐसे आएगा, जल की मात्रा हमारे पास में कितनी है भाई साहब? 1000। फिर बटे में है अणुभार, अणुभार कितना है? 18। ओके, फिर बटे क्या है? विलियन का आयतन लीटर में, जो कि 1 लीटर। अब देखो ये होता है इसके गुणे में चला जाएगा, यानी कि 18 × 1, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बता रखा है। ठीक है, अब देखो 1000 ओपन क्या हो जाएगा? 18 × 1, तो 18 × 1 तो कितना हो जाएगा? 18 ही होगा। अब 18 का हम भाग देंगे 1000 में, तो ये दोस्तों जो कुछ मान आएगा वो कितना आएगा? 55.55 आएगा। इस प्रकार से कितना जो मान निकल के आएगा तो वो आ जाएगा 55.55 मोल प्रति लीटर, या फिर आप मोलर भी लिख सकते हो मोलरता के लिए। ठीक है, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जल की जो मौलरता निकल के आती है वो आती है 55.55 मोल प्रति लीटर, या मोलर भी लिख सकते हो, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिलोम परासरण को परिभाषित करना है। देखो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, आपको पता होगा कि हम लोग अगर, जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए कुछ चैम्बर। हमारे पास में यहाँ पर बीच में एक झिल्ली होती है जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और एक चैम्बर ये रहा हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में भरा हुआ विलियन। अब विलियन के अंदर 2 लोग होंगे, विलियन में 2 लोग होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए 100 हैं, यहाँ पर 100% विलियन है, उसमें 50% या फिर आप कब मानो इसको 40% विलेय है, तो विलायक 60% है। अब इस साइड हमारे पास में ओनली फॉर विलायक है, विलायक मतलब जल मान के आप चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ओनली फॉर क्या है? विलायक, यानी कि शुद्ध विलायक। अब देखो जहाँ पर आपका विलायक ज़्यादा है उसका कंडीशन यही है कि वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के ये विलियन की ओर जाएगा, क्योंकि विलियन में आपको विलायक की मात्रा कम देखने को मिलेगी। ध्यान से समझना दोस्तों कि शुद्ध विलायक है वो आपका जा रहा है विलियन की ओर,
अब ये प्रवाह रुक जाए इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर एक पिस्टन लगा के दाब लगाते हैं। दाब लगाएंगे तो दाब लगाने से दोस्तों क्या हो जाएगा, दाब लगाने से हमारा जो शुद्ध विलायक है उसके कण जा रहे थे विलयन के अंदर, वो जाना रुक जाएंगे। तो इसको तो हम बोलेंगे परासरण दाब। आ रही है बात समझ में? लेकिन हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो दाब लगाएंगे वो अत्यधिक लगा देंगे। अत्यधिक लगाने से क्या होगा, अब ये तो प्रवाह रुकेगा, वो तो बात फिक्स है, लेकिन विलयन के अंदर जो हमने बात की थी 60% क्या है, विलायक है, मान जल है विलय के अतिरिक्त, ठीक है। तो ये जो विलयन के अंदर जो विलायक के कण हैं वो अब क्या होगा, इनका प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगेगा, क्योंकि हमने परासरण दाब बढ़ा दिया। जो दाब लगाया उसको बोलते हैं परासरण दाब, और जो दाब परासरण दाब से अगर अधिक दाब लगा देते हैं तो यहाँ पर जो परासरण की क्रिया हो रही थी वो विपरीत हो जाएगी, यानी कि शुद्ध जल की ओर हो जाएगी, शुद्ध विलायक की ओर हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रतिलोम परासरण। तो दोस्तों इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाने से परासरण की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है या शुद्ध जल की ओर हो जाता है, ठीक है, विलायक का प्रवाह। तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रतिलोम परासरण, या फिर आपकी किताब की लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है, इसको समझिए। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक के अणु का प्रवाह शुद्ध विलायक की तरफ होने लगता है। तो विलयन से विलायक होता है, इनका प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, उसकी तरफ होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों तीसरा, निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर कुछ मान के साथ में यौगिक भी दे रखे हैं, जैसे कि देखिए 0.1 एम का मतलब आपको जो अभी मैंने बताया मोल प्रति लीटर या मोलरता दे रखी है। उसी के साथ में यहाँ पर दे रखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और इसके साथ में देखो यहाँ पर सब में सेम ही है 0.1 एम। इसके साथ में NaCl है, इसके साथ में C6H12O6 है, इसके साथ में Al2SO4 होल ट्राइस दे रखा है। अब आपको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम वाला होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्वथनांक, और सबसे जो कम होगा वो हो जाएगा ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6 का सबसे कम होता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा NaCl का, इससे ज़्यादा हो जाएगा Na2SO4 का, और इससे ज़्यादा हो जाएगा Al2SO4 होल ट्राइस का। ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा जल्दी। और ये जो क्वेश्चन होता है वो 2012 में आ चुका है, ठीक है, 2012 में आ चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर CBSE RBC नहीं लिखा है, सिंपल सन लिख दिया है 2012। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर थे 3 तक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फोर्थ, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होगा। तो बेंजीन में एथेनोइक अम्ल होता है, उसके लिए वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होगा। तो हम समझते हैं इसको, आंसर को पढ़िए। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वांट ऑफ गुणांक का जो मान होता है वो दोस्तों कितना होता है, 0.5 होगा। कितना होगा, 0.5 होगा, क्योंकि एथेनोइक अम्ल द्विलक बनाता है। तो एथेनोइक अम्ल होता है वो द्विलक बनाता है, जिस वजह से वांट ऑफ गुणांक का मान होता है जो बेंजीन में एथेनोइक अम्ल होता है इसका कितना होता है, 0.5 होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पांचवा, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, 1 मोल, अब ये क्या होगा, 1 मोल हो जाएगा आपका विलय, ये किसका मान है, तो विलय का मान है, ठीक है। तो विलय के जो मोल हैं वो कितना दे रखा है, 1, और 500 ml जल में घोला गया है, तो 500 ml क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 500 ml हो जाएगा विलयन का आयतन। तो फिर क्या कह रहा है, मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो मोलरता होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है WB, मतलब होता है विलय का भार ओपन विलय का अणुभार, और इनटू आ जाएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होता है दोस्तों लीटर में नहीं है, ml में करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 का गुणा करेंगे। तो 1000 का हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ये सूत्र होता है।
तो देखिए WB/MB ये पूरा होता है विले के मॉल, इसको बोला जाता है विले के मॉल। और विले के जो मॉल होते हैं वो हमको कितने दे रखा है, 1 मॉल। कितना दे रखा है, 1 मॉल। अर्थात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पर इंटू 1000, तो इंटू 1000 और नीचे V ml में है विलियन का आयतन, तो वो कितना है 500। तो V ml में है वो कितना है 500। तो हम लोगों ने उसकी नीचे कर दिया उसकी जगह पर 500। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, बचेगा आपका 10 और यहाँ से 1 बचेगा। 1 का गुणा 10 के साथ करेंगे 10 रहेगा और नीचे बचा है 5। 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, तो आंसर कितना निकल के आएगा 2 मोल प्रति लीटर, या 2 मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन, 100 ग्राम विलायक में विले का 1/10वां मोल घुला है। समझना ध्यान से, 100 ग्राम विलायक के अंदर विले का कितना मोल दे रखा है, 1/10। अर्थात इसको अगर आप लोग आगे पुटअप करोगे तो 10 का अगर भाग दो 1 में तो क्या आएगा मान 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो विलियन की मोललता की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये सन भी लिखे हुए हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन 2016 में आया है, पांचवा क्वेश्चन 2017 में आया है और छठा क्वेश्चन 2017 में आया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको नहीं बताया, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिए इसको। अब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, मोललता। मोलरता नहीं, मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, पदार्थ के मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ये भी हो सकता है, जो कि कितना है 0.1। कितना है दोस्तों 0.1 दे रखा है, ओके। विलायक का भार, तो विलायक का जो भार है वो किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है ग्राम में है। कितना है 100 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे विलायक का भार, जो कि है कितना में 100 ग्राम में, ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे या नीचे के भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1000 क्या यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ओके। फिर ये बचा 0.1, यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे, हटाने के लिए 1, बाकी एक संख्या है तो 0 आ जाएगा, 1 जीरो और आ गया। तो वह दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, तो आप कुल मिला के देखो 1 गुणा 1 ओपन 1 गुणा 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 1 ओपन 1 1 ही होता है, तो मान कितना आ जाएगा टोटल 1। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 मोल प्रति किलोग्राम, ये भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7वां, साधारणतः किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों, उचित कारण दीजिए। तो दोस्तों साधारणतः हम किसी विलायक के अंदर विलेय को घोलते हैं, ठीक है, तो उसका क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये कहना चाहता है। अब इसका कारण बताना आपको। तो देखिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ध्यान से समझना, कोई भी विलायक है जैसे कि हमारे पास में जल है, तो उसके अंदर कोई अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील हमने कोई पदार्थ घोल दिया, तो इससे क्या होता है, उस जो विलियन बनेगा, अब अवाष्पशील पदार्थ क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है, ठीक है। तो विलियन बन गया, तो विलियन का फिर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प दाब कम होने से दोस्तों जो परिणाम स्वरूप विलियन का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारे पास में विलायक है उसके अंदर अवाष्पशील विलेय को घोल दिया तो उस फिर बनेगा विलियन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से विलियन का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 8वां, समपराशरी विलियन किसे कहते हैं। तो समपराशरी, देखो सम का मतलब होता है समान, पराशरी मतलब जिनका पराशरण दाब होता है वो समान होता है। सिंपल सी बात है कि समपराशरी विलियन का मतलब होता है जिनका पराशरण दाब समान रहता है। तो ऐसे विलियन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान हो, तो जिनके पराशरण दाब होते हैं समान तापमान पर समान हो, तो उनको समपराशरी विलियन कहते हैं, ये विलियन कहलाते हैं। दो समपराशरी विलियनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण नहीं होता। अगर हम लोग दो समपराशरी विलयन को लेते हैं और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा देते हैं तो जो पराशरण की प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां, 5% वेट पर वॉल्यूम अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, NaCl के 200 ml विलियन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी।
अब हमको यहाँ पर एक तो चीज़ दे रखी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान दे रखा है, यानी कि W ओपन क्या हो जाएगा V, W ओपन V होता है, इसका मान कितना दे रखा है 5% दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा हमको दे रखा है क्या, तो इसके अलावा हमको दे रखा है विलियन का आयतन दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है 200। अब हमको क्या पूछ रहा है कि बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको ज्ञात करना है विलेय की मात्रा। किसको ज्ञात करना है, विलेय की मात्रा को ज्ञात करना है। आ रही है बात समझ, विलेय की मात्रा को ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा, विलेय NaCl होता है उसकी ग्राम में मात्रा अपन विलियन का आयतन। तो विलेय NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है हमको, तो इसकी कोई मात्रा नहीं दे रखी है, इसको ज्ञात करना है। जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है इसका मान कितना दे रखा है 5, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये 5, और इसकी जगह पर हम W लिख सकते हैं, क्योंकि मात्रा या भार कहो एक ही बात है। ठीक है, तो इनकी जगह पर हम लोग W को लिख सकते हैं, तो W लिख दिया। विलेन का आयतन कितना है 200, तो 200 लिख दिया। अब दोस्तों इंटू हम करेंगे 100 क्यों करना है, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो इंटू 100 करना आवश्यक है। ठीक है, परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। ओके, बचेगा क्या, एक का गुणा W के साथ करेंगे, कोई बात नहीं, W बचेगा, और 2 होता है वो क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 के गुणे में चला जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो W बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस गुणा होगा, बटे 1 कर देंगे, इसको ये भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे ऐसे, तो हालांकि 2 होता है वो 5 के गुणे में चला जाएगा, 10 हो जाएगा ग्राम। ओके, 10वां क्वेश्चन हम समझते हैं, हेनरी का नियम समझाइए। तो आंसर हो जाएगा, हेनरी का नियम क्या कहता है, किसी द्रव में गैस की विलेयता, कोई भी द्रव है जैसे जल है उसमें गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब समझे, जैसे कि आपने एग्जांपल में देता हूँ, सोडा पिया होगा। ठीक है, जब इसका ढक्कन खोलते हो तो बुदबुदाहट के साथ में गैस बाहर निकलती है। इसका रीज़न क्या होता है, तो उस बोतल के अंदर दाब के साथ में गैस को भरा गया है, CO2 गैस को। ठीक है, तो इस वजह से वो बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो मतलब कि आप दाब जितना लगाओगे उतना गैस की मात्रा होती है वो जल में घुलती जाएगी, द्रव में घुलती जाएगी। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि जो विलेयता होती है ना, जो गैस की विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि P ऐसा होता है। देखिए ये दाब होता है और हम मान लेते हैं गैस की मात्रा को X। ठीक है, तो गैस की मात्रा को X, तो P होगा, प्रेशर बढ़ाने से जो गैस की मात्रा होती, इसकी विलेयता होती घुलने की, वो बढ़ जाती है, तो दोनों समानुपाती होंगी। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि KH होता है। इसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10। बाकी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।